नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चंदन कुमार और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैक एनसीईआरटी में। दोस्तों, एग्रीकल्चर का चौथा वीडियो मैं लेके आ गया हूं जो कि बहुत धमाकेदार होने वाला है। पूरे एग्जाम बेस्ड आपका प्रिपरेशन करवाऊंगा। हर एक पॉइंट को आपके दिमाग में ऐसे डालूंगा कि आप एग्जाम में और अपने ज़िंदगी में कभी भूल नहीं पाओगे। ठीक है, जैसे पहला वीडियो, सेकेंड वीडियो और थर्ड वीडियो आप देख सकते हैं कि मैंने कैसे आपको पढ़ाया है, कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वो बताया, कैसे उसको सोल्व करने हैं। 5 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है तो 5 में 5 कैसे लाने हैं, लिखने का तरीका, सारा कुछ पॉइंट बाय पॉइंट हमने डिस्कस किया था। ठीक है, और आज का हमारा वीडियो है, चौथा वीडियो है एग्रीकल्चर पर। ठीक है, क्लास 10 ज्योग्राफी का या चौथा वीडियो है एग्रीकल्चर का। इसमें हम लोग देखेंगे क्या, हम लोग देखेंगे नॉन फूड क्रॉप्स। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हमारे इंडिया में 3 टाइप के एग्रीकल्चर होते हैं। प्रीमिटिव, जो कि पुराने परंपराओं से चल रहा है, उसमें कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं इस्तेमाल होता है। ठीक है, बहुत गरीब लोग उसको खेती करते हैं, एक जगह से छोड़ कर दूसरे जगह पे चले जाते हैं। ठीक है, और दूसरा बताया था इंटेंसिव। बहुत ज़्यादा अगर कहीं पॉपुलेशन हो तो इंटेंसिव होता है। इंटेंसिव मतलब मैं बताया था कि उसमें ज़मीन को छोड़ते नहीं है, एक ही ज़मीन में बार बार खेती करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन का प्रेशर रहता है उस पर। ठीक है, और बहुत सारा उसमें क्या देते हैं, खाद देते, फर्टिलाइज़र देते हैं, क्योंकि एक ही भूमि में बार बार खेती करना है तो उसका फर्टाइल तो रहेगा नहीं, तो इसीलिए फर्टाइल को पूरा करने के लिए बहुत सारे यूरिया, फास्फोरिक, ये सब खाद डालते हैं उसमें। फिर उसके बाद हम लोग तीसरा वीडियो में क्या किए थे, एकदम सिलसिलेवार बताया था कि जो जितने भी हमारे क्रॉप हैं, मेन फसल है, जैसे वीट और राइस कैसा क्लाइमेट कंडीशन चाहिए, कितना बारिश चाहिए, ये हम लोग देखे थे। ठीक है, और मैंने आपको ये बताया था कि हमारा जो देश में जो राइस है उसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़े एरिया पे राइस का खेती होता है। कुछ स्टेट का नाम बताए थे, सारा कुछ। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो नॉन फूड। आप देख सकते हैं ये हेडिंग क्या है, नॉन फूड क्रॉप्स। ये आता है कमर्शियल में। मैंने बताया था ना 3 टाइप के होते हैं, तो थर्ड क्या बताया था आपको सेकेंड वीडियो में बताया था कि आजकल कमर्शियल एग्रीकल्चर का बोलबाला है। मतलब कि कमर्शियल क्यों, बाजार में, मार्केट में बेचने के लिए ये खेती होता है। बहुत बड़े एरिया में एक ही टाइप का प्लांट लगाया जाता है, जैसे टी गार्डन, चाय बागान। आपने देखा होगा बहुत बड़े एरिया में टी गार्डन लगाया गया है। उसका मालिक अपने खुद का चाय पीने के लिए वो नहीं लगाता उतने सारे, बल्कि उसका एम रहता है कि मार्केट में इसको बेचे जाए और अच्छे पैसे कमाया जाए, मतलब पूरा कमर्शियल। और ये कमर्शियल में ही क्या क्या आता है आपका, रबर, फाइबर क्रॉप्स, कॉटन। आपको मैं बता दूं कि थर्ड वीडियो में हम लोग ने देखा था कि जो फूड आइटम है, जितने क्रॉप है, फसल, जो खाना हम लोग को देते हैं वो वाला। आज हम लोग देखेंगे नॉन फूड, जो हम खाएंगे नहीं, इसका यूज करेंगे। ठीक है, कारखानों में यूज करेंगे, बहुत सारे वेराइटी के पर्पज के लिए यूज करेंगे। तो पहला क्या है, रबर। अब नाम से ही पता चलता है, अगर इसका खेती नहीं होगा तो जितने भी टायर कंपनी है वो बना पाएंगे क्या, नहीं बना पाएंगे। तो इसके लिए तो जरूरी है। ठीक है, और इसको जो उगाते हैं वो पैसे भी अच्छे कमा लेते हैं। तो रबर को उगाने के लिए क्या क्या क्लाइमेट कंडीशन चाहिए, ये तो हमें जानना होगा, क्योंकि यही एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, हमें जानना होगा कितना डिग्री टेम्परेचर होता है, कितना इसको बारिश चाहिए, और क्या पूरा दुनिया में उगाया जा सकता है, तो नहीं उगाया जा सकता है। हर एक फसल का एक एरिया होता है, क्लाइमेट कंडीशन, टेम्परेचर उसको होना चाहिए वैसा। तो रबर में देख लेते हैं, इट इज़ एन इक्वेटोरियल क्रॉप। इक्वेटोरियल क्रॉप मतलब क्या, बीचों बीच लाइन, जो हमारे अर्थ के बीचों बीच खींचा गया है, जिसमें डायरेक्ट सन का रे पड़ता है। ठीक है, सालों भर गर्मी रहता है, टेम्परेचर हाई रहता है, उसको बोलते हैं। तो रबर को वैसा ही क्लाइमेट चाहिए, मतलब इसको जाड़े का मौसम नहीं चाहिए, ओस वाला को मौसम नहीं चाहिए, इसको चाहिए रोज़ धूप मिलने वाला, क्योंकि इसका पौधा हाई टेम्परेचर से ही आगे की तरफ भागता है। ठीक है, बट अंडर स्पेशल कंडीशन इट इज़ ऑल्सो ग्रोन इन ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल एरिया। सब ट्रॉपिकल एरिया मतलब भारत जैसा। सब ट्रॉपिकल मतलब कि गर्मी तो होते ही है, ठंड कम दिनों के होते हैं, तो ये उग जाता है। 8 से 10 महीने अगर धूप आ रहे हैं, सन रे आ रहा है, तो ये उग सकता है। इसके लिए फेवरेबल कंडीशन है रबर के लिए। ठीक है, याद रखिएगा, इट रिक्वायर्स मोइस्ट एंड द ह्यूमिड क्लाइमेट विथ रेनफॉल मोर देन 200 सेंटीमीटर। ये तो हमेशा याद रखना है आपको कि इसको ऐसा मौसम चाहिए जिसमें क्या हो, हवा का मात्रा ज़्यादा, मतलब हवा में पानी का मात्रा ज़्यादा हो, उसी को तो बोलते हैं मोइस्ट एंड ह्यूमिड। ठीक है, और बारिश वहाँ पे रेगुलर होता रहे, 200 सेंटीमीटर। और आपको पता है हमारे इंडिया में कुछ ही इलाके हैं ऐसे
जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होते हैं, तो उन इलाकों में ही रबर का खेती किया जा सकता है। जैसे आप सोचिए कहाँ पे, अगर पढ़ते होंगे आप कर्नाटक और केरल, तो वहीं से तो मानसून स्टार्ट होता है, तो वहाँ 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होता है, 200 क्या वहाँ 300 सेंटीमीटर बारिश होता है, तो वहाँ पे रबर आसानी से उगाया जा सकता है। ठीक है, अब एबव 25 डिग्री, ये तो बता दिया, टेम्परेचर आपको ज़्यादा चाहिए रबर उगाने के लिए, रबर का खेती करने के लिए। इट्स मेनली ग्रोन इन द केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका। ये सारे स्टेट साउथ इंडिया में है और यहीं से साउथ वेस्ट मानसून आता है, क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये रहा सबका आपका किसका, रबर का। ठीक है, अब चलते हैं अब किसके पास, अच्छा याद रखिएगा इसमें अंडमान निकोबार में भी होता है, क्योंकि अंडमान निकोबार नज़दीक पड़ता है। किसके नज़दीक पड़ता है, आपका इक्वेटेरियल के पास, इक्वेटर के पास। ठीक है, अब आते हैं दूसरा कौन सा है, तो दूसरा है फाइबर क्रॉप। ये फाइबर क्रॉप मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब वैसा फसल जिसमें से फाइबर निकलता हो और उससे या तो कपड़ा बनता हो या तो आपका बोरा बनता हो जूट का, बहुत सारा। ठीक है, ये भी खाने के लिए नहीं बल्कि मार्केट में बेचने के लिए। ठीक है, तो देखते हैं इसका खासियत क्या है, इसको कैसा टेम्परेचर चाहिए, कैसा क्लाइमेट चाहिए। कॉटन, जूट, हेम्प एंड द नेचुरल सिल्क आर द 4 मेजर फाइबर क्रॉप्स। अब यहाँ से देख लीजिएगा एग्जाम में आपको कैसे आएंगे कि इनमें से कौन सा फाइबर क्रॉप है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज फाइबर क्रॉप। ठीक है, ऐसे पूछे जाएंगे और नाम दे दिया जाएगा आपका इसका, रबर का और कॉटन का, ये सब दे दिया जाएगा। तो आपको याद रखना है कि कॉटन, जूट, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क, मतलब जिनसे धागा बनाया जा सके। ठीक है, बस इतना दिमाग में रखना है, जिससे धागा बनाया जा सके। कॉटन से भी धागा बनाया जा सकता है, जूट से भी देखते होंगे आपको, उसका धागा निकलता है, उसका छिलका को, उसके बाद उससे धागा बनाया जा सकता है। 4 मेजर फाइबर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया, ये चारों उगाए जाते हैं हमारे इंडिया में। ठीक है, उसके बाद द फर्स्ट 3 आर डिराइव्ड फ्रॉम द क्रॉप्स ग्रोन इन द सोइल, द लेटर इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून्स। मतलब ये पहले के जो तीनों हैं, कॉटन, जूट और हेम्प, ये इसका फसल लगाया जाता है। ठीक है, पर सिल्क जो है, सिल्क के लिए फसल लगाना नहीं पड़ता। आप तो पता ही होगा, सिल्क के लिए रेशम का जो कीड़ा होता है, ठीक है, उसी से आपका रेशम निकलता है। ठीक है, रोज़ रोज़। तो याद रखिएगा ये तीनों तो पौधे हैं, पर ये पौधा नहीं है सिल्क वाला, इसको आपको याद रखना है। बाकी चारों से धागे निकलते हैं, कपड़े बनते हैं, बहुत सारा आइटम उससे बनता है। उसके बाद क्या है, लेटर इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून्स, जो कोकून होते हैं उसी से निकलता है, ऑफ द सिल्क वर्म, जो सिल्क वर्म है उससे। फेड ऑन ग्रीन लीव्स स्पेशली मालबेरी सेरीकल्चर। आप याद रखिएगा, अगर आप सिल्क प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, रेशम निकाल रहे हैं, रेशम के कीड़े आपने पाल रखे हैं, तो इस खेती को क्या कहते हैं, सेरीकल्चर कहते हैं। याद रखिएगा हर समय, अगर आप रेशम के कीड़े पाले हुए हैं मतलब प्राइमरी सेक्टर में और सिल्क रोज निकाल रहे हैं, वहाँ से प्रोडक्शन करवा रहे हैं, तो वैसे को सेरीकल्चर कहा जाता है। ठीक है, कुछ भी ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, बहुत ईजी है। और कॉटन अब आ जाते हैं, ये भी नॉन फूड है, खा नहीं सकते इसको। अब कॉटन क्या है, कॉटन ग्रोस वेल इन द ड्रायर पार्ट्स ऑफ द ब्लैक कॉटन सोइल ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। इसका एक खासियत है कि कॉटन वही उगाए जा सकते हैं ज़्यादा जहाँ पे ब्लैक सोइल हो, काला मिट्टी हो। काला मिट्टी के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। पहला बात, उसे कम भी पानी मिले तो भी वो वहाँ पे उग सकता है ये सब, क्योंकि जो ब्लैक सोइल होता है अपने अंदर पानी स्टोर करके रखता है, वाटर स्टोर करके रखता है। ठीक है ना, ये याद रखना है आपको। और सबसे बड़ा बात, जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगा और बहुत दिन तक बारिश नहीं होगा, तो जो ब्लैक सोइल है अपने आप उसमें दरार आने लगते हैं, फटने लगते हैं, और फटने लगते हैं तो उसमें जोताई नहीं करना पड़ता है। याद रखिएगा, ट्रैक्टर वैक्टर चलाना नहीं पड़ता, अपने आप वो उसका ये होते रहता है। तो याद रखिएगा। और ज़्यादातर डेक्कन भारत में, मतलब कि दक्षिण भारत, पश्चिम भारत में बहुत ज़्यादा कॉटन आजकल उगाया जा रहा है, क्योंकि ब्लैक सोइल है वहाँ पे, और ब्लैक सोइल का दूसरा नाम होता है रेगुर। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। उसके बाद क्या दे रहा है, रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, वहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर का ज़रूरत पड़ता है कॉटन को उगाने के लिए। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, साउथ इंडिया में क्या होता है, टेम्परेचर नॉर्थ इंडिया से ज़्यादा रहते हैं वहाँ पे। ठीक है, रेनफॉल और इरिगेशन 200 फ्रोस्ट फ्री डेज। एक बात आपको याद रखना है, कॉटन जहाँ उगाया जा रहा है वहाँ पे पाला नहीं पड़ना चाहिए, मतलब सर्दी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर धूप नहीं आया और कोहरा चारों तरफ छाया रहा, फ्रोस्ट, ठीक है, तो फसल ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए इसको धूप वाला मौसम चाहिए बढ़ने के लिए, कम से कम 210 दिन। ठीक है, और क्या बोल रहा है, ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ
इट इज़ ए खरीफ क्रॉप। अब याद रखना है कि खरीफ क्रॉप में ये आता है। एंड रिक्वायर्ड 6 to 8 months टू मैच्योर, 6 से 8 महीने इसको लगते हैं मैच्योर होने में, मतलब इसको बढ़ने में, ठीक है। पूरा फुल डेवलपमेंट जो है इसका प्रोसीजर 6 से 8 महीने इसको लग जाते हैं, ठीक है। कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट आर एमपी, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। अब मैं आपको बताता हूँ गुजरात और महाराष्ट्र, आप याद रखिए हर समय, यहाँ नहीं है पर आप गुजरात और महाराष्ट्र को याद रखिएगा। यहीं पे सबसे ज़्यादा ब्लैक सोइल है और यहीं पे सबसे ज़्यादा कॉटन उगाए जाते हैं, और कर्नाटक में, ठीक है। तो इनसे ढेर सारे क्वेश्चन बनेंगे। पहला कि रबर को कैसा मौसम चाहिए, तो कैसा चाहिए, ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए उसको, ज़्यादा बारिश चाहिए 200 सेंटीमीटर, ये सब आपको याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद ये फाइबर वाला में भी भूलिएगा मत, ठीक है। और कुछ याद अगर रखना है तो याद रखिएगा कि जो कॉटन है ब्लैक सोइल में उगाए जाते हैं, ठीक है। और इसमें पाला नहीं, सर्दी नहीं पड़ना चाहिए, ये आपको याद रखना है। और कौन कौन से लीडिंग स्टेट हैं जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उनका नाम याद रखना है। आपका काम इतने से बन जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे, और चाहें तो आप एक स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट इसका आप ले सकते हैं तब तक। और मैं आपको बता दूं कि आप हमारा जो चैनल है आपके लिए पूरी तरीके से समर्पित है। आपको जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, पर एक चीज़ चाहूँगा, आपका सपोर्ट हर हालत में मुझे मिलना चाहिए। अपने दोस्तों को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक धन्यवाद।